हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम रेस्ट और मोशन की बात करेंगे। रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट से अपनी पोजीशन ना चेंज करे, रेस्ट अगर कोई चेंज करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो किस चीज़ में होगी, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की वो कौन सी मोशन कहलाती है, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके। और काइनेमेटिक्स क्या होता है कि हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग द कॉज, क्यों हो रही है मोशन उसके बारे में बात करे बगैर, वो काइनेमेटिक्स होता है। पोजीशन एक पॉइंट होता है और लेंथ आपको पता है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलेंगे हम लोग। रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोग मेजरमेंट शुरू करें, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं वो ओरिजिन भी हो सकता है रेफरेंस पॉइंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम कहाँ से कौन से फ्रेम की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी पॉइंट को मेजर करते हैं, हम अर्थ से माप रहे हैं, हम मून से माप रहे हैं, तो पैरामीटर हमारे चेंज होते हैं। डिस्टेंस, जो टोटल पाथ कवर्ड है इसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में इक्वल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। लेंथ ऑफ पाथ, हमने अलग अलग पॉइंट ले लिए, ओ पी क्यू आर। सो ओ से क्यू पी आप देख रहे हैं पॉजिटिव हैं, और इस साइड रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ नेगेटिव है, तो ओ रेफरेंस पॉइंट है, इस साइड जाएंगे राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लेंथ ऑफ टोटल पाथ इज कॉल्ड बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और शॉर्टकट पाथ होता है जो दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। ए से बी तक का जो पॉइंट की जो दूरी है वो 100 मीटर है, फिर बी से सी 40 गए हम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 40 140। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 + 40 140। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आए। और कब आए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, जब वो दोनों किस चीज़ में, स्ट्रेट लाइन में है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ए से बी 100 मीटर आगे, बी से सी 40 मीटर और 60 मीटर वापस आगे, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 100 + 40 + 60 200। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 + 40 - 60 = 80। तो यहाँ बात ध्यान देने की है कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। जी हाँ, डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है कि हमारी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या अपोजिट में जा रहे हैं। अगर तो हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट जा रहे हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम 100 मीटर गए, 40 मीटर गए बी से सी, और 140 मीटर वापस आ गए, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 100 मीटर गए 140, तो डिस्टेंस चाहे डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट में 40, तो कितना आंसर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ए से बी और बी से सी 200 मीटर। ये बात ध्यान देने की जरूरत है। तो 40 + 140 140 आंसर आ गया हमारा। डिस्टेंस -200 -60 मीटर। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, सिंपली ऐड करते हैं, मगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, जब हम जिस पॉइंट से चलते हैं अगर घूम के वहीं आ जाते हैं, वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, मगर डिस्टेंस वहाँ जीरो नहीं होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो, यदि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाता है हमारे लिए। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, स्पीड किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम रूल, सेम तरीका, न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे। तो स्पीड में आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एक जैसी स्पीड से, एक जैसी मोशन से चल रहा है, ना कम है ना ज़्यादा, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कम ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे हमने ए बी ये ग्राफ बनाया, इस साइड डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में वो मोशन में है। और मोशन कौन सी, यूनिफॉर्म, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। यहाँ से हमें पता लग रहा है
एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल दूरी जो जिसको हम बोलते हैं वो कवर करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन। अभी आप बी एग्जांपल देख रहे हैं तो सॉरी सी, तो सी और बी में यही डिफरेंस है। सी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, बाद में जाके ऑब्जेक्ट किस चीज़ में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, ये समझना है। अब हम बात करें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसकी एवरेज निकाल देंगे हम। और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपने ध्यान रखना है। आप ग्राफिकल मेथड ABC यहाँ तरीके देख रहे हैं। पोजीशन टाइम, तो फर्स्ट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बढ़ रही है, सेकंड में वेलोसिटी कम हो रही है, और थर्ड में ऑब्जेक्ट किस चीज़ में, रेस्ट में। एक्स के अनुसार, हम एक्स का मतलब होता है पोजीशन टाइम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की भी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट जो एक बहुत छोटे से टाइम के लिए स्पीड होती है, ऐसी इंस्टेंट वेलोसिटी, बहुत छोटे टाइम के लिए जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंट वेलोसिटी होती है। ऐसी इंस्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत टाइम कम टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसको इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, हमें पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन होता है। और इसके बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पेपर में, बस हमें समझना है कि स्पीड में फॉर्मूला क्या लगता है और वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला लगता है। स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपने डिस्टेंस की टर्म्स को समझना है, और वेलोसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स को ध्यान से समझना है। जब आपको ये बातें बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ डिस्टेंस है, ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको स्पीड वेलोसिटी में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्पीड के लिए आपने क्या करना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना है, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देना है। अब एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मूव कर रहा है, अब देखना आपकी उसका पोजीशन यहाँ कर चेंज हो गया, स्पीड जो है उसकी यहाँ गई चेंज। अब देखिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम जब 7 सेकंड पे टाइम कितना था, 27.4, हम ग्राफ की बात करें जो पीछे था वो, और x1 कितना है, 100 है, और टाइम कितना है वहाँ पर 5। तो डिस्प्लेसमेंट 27.4 माइनस 100 अपॉन 5-2, तो इनको जो सॉल्व करके आएगा वो 8.7 मीटर पर सेकंड। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है 2 पॉइंट्स पे, उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप। अभी हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वो मैथमेटिकल इक्वेशन होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताए। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। v फाइनल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी ए, एक्सेलरेशन टी, टाइम। अब हमें इनको यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, इक्वेशन के बारे में बताना कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है। और इन एप्लीकेशन का बहुत यूज है हमारे पास। तो इनसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब फर्स्ट ग्राफ को देखिए आप ध्यान से, पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है, रेस्ट में। अगर हम एक्स एक्सिस को चेंज कर दें, टाइम वाई एक्सिस पे ले लें, एक्स एक्सिस पे पोजीशन ले लें, तो अब ग्राफ बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मगर मीनिंग सेम रहेगा। तो हमें इस बात को समझना है। अब भी ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है, रेस्ट में। तो पहले 2 ग्राफ को सिर्फ किया है, बाकी सब। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम लेते हैं वाई एक्सिस पे पोजीशन। एग्जामिनर क्या करेगा, वो चेंज करेगा। हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, कार्य करते हैं। अब आप अगले को, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल हम कोने से शुरू करते हैं, वो किसी पॉइंट से अपनी स्पीड या वेलोसिटी शुरू कर रहा है। अब आप फर्स्ट ग्राफ में, तीसरे नंबर वाले ग्राफ में देखो, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इसका मतलब बढ़ रही है उसकी। और फोर्थ में देखो तो वेलोसिटी नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें ये बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जहाँ टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है,
तो वहाँ क्या वेलोसिटी जो है कम हो रही है, और जहाँ ज़्यादा आ रही है तो ये आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू ऊपर, तो ये फोर्थ। तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एवरेज वेलोसिटी, टोटल है, एक्सेलरेशन होता है, रेट। तो ये चीज़ें हमारे पास बार बार आएंगी। कम डिस्प्लेसमेंट हुआ बहुत वेलोसिटी कहलाएगी। ऐसी अगर डिस्टेंस की टर्म में कहें तो इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जब बहुत कम टाइम हो, वो टर्म्स इसी तरीके की हैं, बस वहाँ बहुत छोटा इंटरवल होता है। अब ए बी सी अलग अलग पोजीशन टाइम हो गया हमारे पास। आपको बताना है कि टाइम कम किस में लग रहा है, ए में कम टाइम लग रहा है, सी में ज़्यादा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, ए की, फर्स्ट ग्राफ में पोजीशन वाले में। मगर सेकंड वाले की बात करें, ए बी सी, अब चेंज कर दिया हमने, अब सबसे ज़्यादा पोजीशन कौन कवर कर रहा है, सी कवर कर रहा है। आप देखें सबसे कम ए, और टाइम इसको कम लग रहा है। अब जो फर्स्ट वाले ग्राफ में जो स्पीड है वो ए की ज़्यादा है, और जो सेकंड वाला ग्राफ है उसमें स्पीड किसकी ज़्यादा है, सी की। तो ये एक्स एक्सिस का चक्कर होता है, ये मैंने इस करके रोटेट किया इसको ताकि आप समझ जाएं कि दोनों एक बात नहीं है। एक्स एक्सिस बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह अगर इन टर्म्स को चेंज कर दिया, पोजीशन टाइम को रोटेट कर दिया, तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसका सारे का सारा फॉर्म ही चेंज हो जाता है। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है। वो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें ए मैक्सिमम आ रही थी स्पीड, मगर अगर सेकंड की बात करें तो उसमें सी की स्पीड मैक्सिमम आ रही है। फिर मैं ही वही बात करूँगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज़ तो हमें बिल्कुल अपने जहन में, दिमाग में बिठा लेनी है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में इक्वल होते हैं, बाकी वो अनइक्वल होते हैं हर जगह, ये ध्यान रखना आपने सिर्फ। अभी हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। उससे पहले एक छोटी सी बात याद कर लेते हैं। स्लोप, जो ये लाइन आ रही है, आर तिरछी जो लाइन बन रही है उसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलेरेशन को बताता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी को बताता है। मतलब कि आपने पोजीशन को टाइम से डिवाइड कर दिया, स्लोप का मतलब वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया एक्सेलरेशन, एरिया का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट बताता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताता है, वेलोसिटी को। चलिए हम पहले की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप देखें ध्यान से कि ना वेलोसिटी ऊपर हो रही है ना नीचे, एक जैसी चल रही है, एक समान वेलोसिटी है उसकी टाइम के हिसाब से। सेकंड में देखें, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये नहीं कि बढ़ना ही नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फर्स्ट केस में एक्सेलेरेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, एक्सेलेरेशन जीरो है फर्स्ट केस में। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना बदलाव आया। तो जब वेलोसिटी एक बराबर है, एक समान है, कोई बदलाव ही नहीं आया। और सेकंड में यस, उसमें एक्सेलेरेशन है क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये बात आप जितना समझेंगे उतना हमें क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। एक्सेलेरेशन हम दिमाग में बिठा लें एक बात की, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी बदल चुकी है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, ए बी सी तीन अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। ए ऊपर की ओर जा रही है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आ गया ए में। बी, अब बी का मतलब ना टाइम एक्सिस के हिसाब से देखें, ना कम हो रही है वेलोसिटी ना ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसमें। मगर एक्सेलेरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, जीरो। सी देखें, वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है सी की, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, जब वेलोसिटी कम होगी लगातार तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, बी में क्या है जीरो, और सी में क्या है नेगेटिव। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें ए बी सी वेलोसिटी टाइम दे रखा है, ए बी सी तीन सीधी लाइंस बना दी हैं ए की। उसमें आपको बताना है कि ए बी सी सबसे ज़्यादा किस में एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। चेक करें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, ए की, टाइम भी कम लग रहा है, तो ए में सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सेलेरेशन है, और सी में सबसे कम एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन का मतलब कौन कितनी जल्दी स्पीड एक्सेलेरेट हो रहा है, अपनी स्पीड को पकड़ रहा है, उसको टाइम कम लग रहा है, सी को टाइम ज़्यादा लग रहा है, ए को कम लग रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हमने रिवर्स कर दिया,
मतलब कि टाइम ऊपर की तरफ ले लिया और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ले ली ए बी सी। अब सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब सब जगह वेलोसिटी किसकी हो रही है, आप ग्राफ से चेक करो, सी की। आप लाइंस भी ड्रॉ करके देख सकते हैं और पता भी लग रहा है आपको। और टाइम किस में सबसे ज़्यादा लग रहा है, ए में। तो अब एक्सेलेरेशन ज़्यादा किसका आएगा, अब हमारे पास सी का एक्सेलेरेशन मैक्सिमम आएगा, ए का मिनिमम आएगा। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलेरेशन बताता है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। बात वही है, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना बदलाव आया टाइम के हिसाब से। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो जीरो है। अगर उसकी वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जीरो सिर्फ तब होगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्लियर है। कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए हम कैसे चेक करेंगे, वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, इसको बोलेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मान लीजिए दो आदमी ए की दिशा में जा रहे हैं 40 की स्पीड से, पैरेलल लाइन में जा रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, वी बी माइनस वी ए। मगर अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो वहाँ उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 80 आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं वी ए बी। वी ए बी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वी ए बी को लिखेंगे हम कैसे, वी ए माइनस वी बी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो पर्सन हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड 60 की है, दूसरे की स्पीड 80 की है, और फर्स्ट जिसकी 60 की स्पीड है और उसको हमने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। तो वी ए बी 60 माइनस 80 माइनस 20 और वी बी ए 80 माइनस 60। इसी तरीके से हम एक पार्ट ऑब्जेक्ट वो 40 की स्पीड से चल रहा है, बी जो है वो 60 की स्पीड से चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी ए बी निकालना बड़ा आसान है। तो हम कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 120। इसका मतलब माइनस साइन क्या बता रहा है कि वी ए लगा, और अगर हम इसको ऐसे निकालें वी बी ए का मतलब क्या है, वी बी माइनस वी ए, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू प्लस 20। तो प्लस 20 होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर वो जो बी पार्टिकल है वो लगातार ए पार्टिकल को पीछे छोड़ता जा रहा है। तो ये बात हम जितने ध्यान से समझेंगे उतना हमें क्लियर हो जाएगा। जहाँ नेगेटिव आ रहा है कि आप उससे पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, और पॉजिटिव का मतलब वो पार्टिकल उससे आगे निकलता जा रहा है। तो अगर वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल आसान है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमने वी ए प्लस वी बी कर देंगे। मान लो हम वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें तो 40 प्लस 60 100 आंसर आ जाएगा हमारा वी ए बी। अगर हमारे से कोई पूछे कि वी बी ए किसके इक्वल होगा, तो वी बी प्लस वी ए। अब ये आया कैसे, प्लस क्यों आया यहाँ पर, हम वी ए बी हम लिखते हैं तो वी ए माइनस वी बी, मगर जब हम माइनस कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन चेक कर रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में थी, फॉर्मूला तो वही है माइनस लेके, मगर जो दूसरा बी है उसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो माइनस एक बार और माइनस आ जाएगा। अब आपने वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी, माइनस क्यों लगाया हमने दोबारा, रिलेटिव का फॉर्मूला तो क्या है वी ए माइनस वी बी, सब्ट्रैक्ट करना है, मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वहाँ एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस, तब ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है वी ए प्लस वी बी। तो इस चीज़ को आपने रटना नहीं है कि वो हमेशा प्लस आएगा, वो किस तरीके से आ रहा है वो डायरेक्शन को ध्यान में रख के आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे वी बी ए तो वी बी माइनस वी ए, मगर माइनस माइनस होके वहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 60 प्लस 40 100 आंसर आ जाएगा। कोई भी दो स्पीड्स आप ले सकते हैं, 40 की 80 की, है ना। पहले वी ए सेम डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं, और जब अपोजिट में निकालेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उन दोनों ऐसी बात है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है।
उसमें सबसे पहला पॉइंट है मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ कॉल्ड मोशन। अगर वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता उसको रेस्ट बोलते हैं। फिर हमने रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा था, जहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने पढ़ा था। फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करती है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट और स्ट्रेट पाथ होता है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, वो हमने एग्जांपल्स पढ़े थे वहाँ पर। फिर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अगर हम घूम के उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एवरेज स्पीड की हमने बात करी थी, स्पीड की बात करी थी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम शॉर्टकट में कह सकते हैं डिस्प्ले वेलोसिटी अपॉन टाइम। इंस्टेंट स्पीड की बात हुई थी, एक टाइम जो स्पीड होती है। इंस्टेंट वेलोसिटी की बात हुई थी, इंस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात हुई थी। फिर हमने एवरेज स्पीड की बात करी थी, एवरेज एक्सेलेरेशन की बात करी थी, समझी थी वो क्या कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो जहाँ जहाँ डिस्टेंस है अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं और जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट है उसको भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पर स्पीड आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पर वेलोसिटी। इसमें और कोई भी नहीं। उसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की, प्लस AT S इक्वल टू UT टू AS। तो ये जो है मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनको ध्यान से समझेंगे और इसको करेंगे। अगर कोई डाउट किसी को हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा पॉइंट की कंप्रहेंसिव आप स्टडी करें। और आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब आप फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम एक कॉन्सेप्ट को 3 से 4 बार स्टडी करना है, उसको वीडियो को देखना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। होता क्या है कि बच्चे एक पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे जो मुख्य बातें आप उनको छोड़ देते हैं। इस करके हर एक वीडियो को अगर आपने समझना है, जब आप पूरे कॉन्सनट्रेटेड हो करके आपको कम से कम 3 से 4 बार उसको ज़रूर देखना है। और देखने का तरीका आपको बताया है कि आपके पास उस टाइम बुक हो NCERT की, आपके पास पेन पेंसिल नोटबुक हो, ताकि जो भी पॉइंट आपको लगे उसको नोट करें। दूसरी साथ साथ पॉइंट नहीं समझ में आए उसको भी आप लिखें, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या नहीं पता और आपको क्या पता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, और जितना आप पढ़ेंगे आपको उतना ही ये समझ में आएगी चीज़ें। बस इसमें सब काम प्रैक्टिस का है, धैर्य का है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको डे बाय डे Thank you.